था और आई एम श्योर कि आपने इसको सॉल्व कर लिया होगा। तो हम एक काम ये करते हैं कि इस क्वेश्चन को एक मतलब और ज़रा गो थ्रू करके और फिर आपके साथ इसका आंसर शेयर कर लेते हैं। देखिए, टैक्सेबल सैलरी है 4 मिलियन फ्रॉम एनपीयू, तो ये चूंकि फुल टाइम टीचर के तौर पर बताया गया है, इसलिए इस पर आप टीचर अलाउंस वर्कआउट करेंगे। फिर टैक्सेबल अदर सोर्स है 1020,000, ठीक है। अच्छा ना, गूगल ड्राइव पर एक्सेस के लिए आप एक मतलब और फिर हरी साहब से कांटेक्ट करें, इसलिए कि गूगल ड्राइव का जो एडमिन है वो मैं नहीं हूँ, ठीक है। अच्छा ना, तो हम बात कर रहे थे कि टैक्सेबल अदर सोर्स, ये टैक्सेबल है। फिर उसके बाद जो हम कैश रिसीव करते हैं अंडर इनहेरिटेंस, वो कैपिटल रिसीट होता है, वो टैक्सेबल नहीं होता। अच्छा, फिर ज़कात पे की गई है, हम ये अज्यूम करें कि ये हमने ज़कात ऑर्डिनेंस के तहत पे किए, तो इसको हम टोटल इनकम से माइनस कर देंगे। उसके बाद डोनेशन फॉर भाषा डैम, तो भाषा डैम हो या मेहमन डैम हो, वो डायरेक्ट डिडक्शन होता है, इसको हम इनकम से माइनस करेंगे। उसके बाद हमने डोनेशन दिया है चैरिटेबल अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन को, उस पर हम रिबेट वर्कआउट करेंगे। अच्छा, ये जो 1.5 मिलियन है, ये अपेरेंटली ज़्यादा फिगर है, तो आपको चेक करना पड़ेगा कि इनकम का टैक्सेबल इनकम का 30% कितना होता है। तो आई एम श्योर कि आप लोगों ने सही वर्कआउट किया होगा। आप लोग जरा चेक करें कि मैंने सही वर्कआउट किया नहीं किया, ठीक है। चलिए, सबसे पहले हम देखते हैं वर्किंग ऑफ फुल टाइम टीचर अलाउंस, क्योंकि हमारे पास सैलरी के साथ साथ अदर सोर्स की इनकम भी आ रही है, इट मीन्स कि हमें ये वर्किंग करनी होगी। अच्छा, ये वर्किंग तो हमें करनी ही है, चाहे हमारा केस सैलरीड केस हो या नॉन सैलरीड केस हो, ठीक है। अच्छा, ये वर्किंग हमें कब नहीं करनी होगी, कि जब या तो वो टीचर अलाउंस है ही ना, ठीक है, या फिर ये कि हो लेकिन सिर्फ सैलरी इनकम हो, तो फिर आपको सेपरेट वर्किंग की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर सैलरी के साथ साथ दूसरी इनकम आ रही है, तो आपको सेपरेट वर्किंग करनी है, चाहे आपके पास मेन कैलकुलेशन सैलरीड क्लास की हो या फिर नॉन सैलरीड केस की हो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसमें हम क्या जूम कर रहे हैं कि सैलरी के अलावा और कोई इनकम ही नहीं है। अब हम देखेंगे कि जो स्लैब इस्तेमाल हो रहा है कैटेगरी नंबर 2 में, अच्छा, उसके मुताबिक हमारा स्लैब क्या बना, पिछली स्लाइड दिखा दें, ठीक है, देख ली। अच्छा ना, चलें, ओके, आप क्लिक कर लें जिसने नहीं किया है, 1 2 3। अच्छा ना, इसके बाद अब जो टैक्स लग रहा है वो 3.5 मिलियन पर 370,000, एक्सीडिंग फिगर का 20%, तो हमारे पास सैलरी पर टैक्स आ गया 4,70,000, तो इसका हम 25%, ये हमारे पास हो गया फुल टाइम टीचर अलाउंस, ओके। अच्छा, जिसने सॉल्व किया है वो मुझे चेक करे कि मैंने सही किया नहीं किया, और जिन्होंने सॉल्व नहीं किया है उन्होंने तो कोई मिस्टेक की नहीं। तो अगर आप चाहते हैं कि मिस्टेक का चांस ही खत्म हो जाए, तो क्या करें, आप क्वेश्चन सॉल्व ना करो, फेल होने का चांस ही कोई ना हो, एग्जाम में मत बैठो, ठीक है। अच्छा ना, उसके बाद चलें, अब एक बात मैं आपको इंटरेस्टिंग बताऊं, वो ये कि आई कैप का रिजल्ट आया है कल, कैफ लेवल का, और उसमें जो टैक्सेशन होता है सी इंटरमीडिएट वाला, उसमें उनका तकरीबन 40% रिजल्ट है, 39 पॉइंट समथिंग है, तकरीबन 40% हो गया, तो 40% बच्चे वहां पास हुए अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। और अच्छे खासे बच्चों ने हमारी वीडियो लेक्चर्स देखे हैं और उससे हेल्प ली है, ठीक है। अच्छा, आईसीएमए का इतना अच्छा रिजल्ट नहीं आता है, लेकिन अगर आप लोग थोड़ी सी कोशिश करें तो इंशाल्लाह अच्छा आ भी सकता है, ठीक है। अच्छा ना, अब उसके बाद आते हैं मेन कैलकुलेशन पर। अच्छा, मेन कैलकुलेशन में एक होता है स्ट्रक्चर। अच्छा, आईसीएमए के जो सॉल्यूशन मौजूद हैं वेबसाइट पर, उसमें उन्होंने हमेशा नहीं लेकिन ज़्यादातर इस स्ट्रक्चर के भी कुछ मार्क रखें, आधा मार्क या 1 मार्क, ओके। वो क्या होगा, आप नाम लिखेंगे टैक्स पेयर का, फिर आप बताएंगे रेजिडेंशियल स्टेटस है या नॉन रेजिडेंट है। अच्छा, कुछ ना मेंशन करें तो आप लिख दें रेजिडेंट, ओके। उसका फिर आप नेशनल टैक्स नंबर लिख करके क्रॉस कर दें, ओके। उसका फिर आप टैक्स ईयर लिखें, फिर आप लिखें कि आप कर क्या रहे हैं, कॉम्पुटेशन ऑफ टैक्स इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी,
ये जो स्ट्रक्चर आपके सामने है इसके भी आधा ही 1 मार्क होगा। ओके, इसके बाद अब जरा आते हैं कैलकुलेशन पर। टैक्सेबल सैलरी 4 मिलियन, फिर अदर सोर्स 1020। अच्छा, अब देखिए ये जो इनहेरिटेंस की फिगर है आप इस तरह से भी प्रेजेंट कर सकते हैं, और ये भी हो सकता है कि आप यहाँ पे शो ना करें, नीचे नोट लिख दें, ये भी हो सकता है। ठीक है, इसका फिर ये आपका सागी टोटल इनकम, इसमें से हम माइनस करेंगे ज़कात, फिर हम माइनस करेंगे भाषा डैम। ठीक है, ये आपका सागी टैक्सेबल इनकम। ठीक है, आई एम श्योर कि मैंने यहाँ तक सही वर्कआउट किया है। ठीक है, आप भी इसको कंफर्म कर दें। अच्छा ना, अब ये आपका सागी 4.872 मिलियन इनकम। इस पर हम देखेंगे कि हम ये सैलिड केस है, नॉन सैलिड केस है। तो सुना जरा, सैलिड केस कैसे देखेंगे हम, 4 मिलियन डिवाइड बाय 4.872। ठीक है, अगर आप चेक करें तो ये आपका 75% से ज्यादा है, इट मीन ये हो गया सैलिड केस। ठीक है, अच्छा इस पर फिर हम टैक्स वर्कआउट करेंगे। तो 3.5 मिलियन पे 370,000 एक्सटेंडिंग फिगर का 20%, ये आपका सा गया ग्रॉस टैक्स। अच्छा, जो आप वर्कआउट कर चुके हैं टीचर अलाउंस, वो सबसे पहले हम लेते हैं, वो माइनस कर देंगे। उसके बाद फिर हम डोनेशन का रिपीट वर्कआउट करेंगे। अच्छा, डोनेशन में ए होगा 526,900, बी होगा टैक्सेबल इनकम 4.872 मिलियन, और जो सी है वो होना है डोनेशन की फिगर। तो अब हम एक काम ये करेंगे, क्योंकि हमारे पास डोनेशन की फिगर अच्छी खासी बड़ी आ रही है, तो हम चेक करेंगे कि इनकम का 30% कितना है। तो ये हम कैसे चेक कर सकते हैं, तो हम पहले लिखेंगे कि अमाउंट एलिजिबल फॉर रिबेट वो क्या है, वो लोअर ऑफ एक्चुअल डोनेशन। अच्छा, एक्चुअल डोनेशन है 1.5 मिलियन। अब जरा एक काम करें, आप टैक्सेबल इनकम का 4,872,000, इसका आप जरा वर्कआउट करें 30%। इसका वर्कआउट करें 30%, वो फिगर आ गई 1.461 1,461,600। ठीक है ना, तो अब क्या हुआ कि इसमें से जो लोअर फिगर है, अच्छा अब ये बहुत टेक्निकल पॉइंट हो गया कि 1.5 लोअर है या 1.46 लोअर है। तो आपने क्या किया कि बराबर वाले से पूछा, वो क्या जवाब देगा, उसने कहा इतनी चीजें मुझे आती होती तो मैं 3 साल पहले पास नहीं हो चुका होता। ठीक है, चले खैर, तो ये आपका हो गया 1,461,600। अब इस पर जब आप रिपीट वर्कआउट करेंगे तो कैसे होगा, ए डिवाइड बाय बी इंटू सी। ए आपके पास है टैक्स लायबिलिटी, कौन सी टैक्स लायबिलिटी, डोनेशन का रिबेट कैलकुलेट करने से पहले वाली फिगर 526,900। अच्छा, अगर इसमें कोई फॉरेन टैक्स क्रेडिट आ रहा होता वो भी हम माइनस कर चुके होते, कोई बहबूद का रिबेट आ रहा होता वो भी हम माइनस कर चुके होते। ठीक है, ओके। अच्छा, उसके बाद बी क्या है, टैक्सेबल इनकम, और सी जो है वो इन दोनों में से जो ऊपर फिगर है लोअर फिगर है, तो ये आपका आ गए टैक्स लायबिलिटी। ठीक है, ओके। अच्छा ना, तो आई एम श्योर कि आपने सही वर्कआउट किया है, तो क्या मैं पास हो गया, यस। अच्छा देखिए, अब इसमें एक काम और कर सकते हैं हम, वो पता है क्या, इस क्वेश्चन में नहीं किया, वो ये है कि अब हमारा जो टैक्स पेयर है उसने कुछ एडवांस टैक्स भी पे किया होगा। सैलरी के ऊपर एडवांस टैक्स होता है, इलेक्ट्रिक बिल के ऊपर होता है, टेलीफोन बिल पर होता है, गाड़ी परचेज की, कार अपना क्या कहते हैं एयर टिकट परचेज किया। ठीक है, तो उन सब पर आपका एडवांस इनकम टैक्स होता है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल अगर एडवांस टैक्स हो 3 लाख रुपए, तो फिर हम सबसे आखिर में से माइनस करेंगे, तो हम क्या कहेंगे, यहाँ पर एक लाइन ऐड हो जाएगी, लेस एडवांस टैक्स पेड 3 लाख रुपए, और अब जो बैलेंस आएगा 68,830, उससे हम कहेंगे टैक्स पेएबल विद रिटर्न ऑफ इनकम। क्या कहेंगे हम उसको, टैक्स पेएबल विद रिटर्न ऑफ इनकम। ठीक है, अच्छा दूसरी बात ये अगर फर्ज करें एडवांस टैक्स है 4 लाख रुपए, अब क्या होगा, जब 4 लाख रुपए आप माइनस करेंगे, अब जो डिफरेंस आएगा तकरीबन 31,170 रुपीज का, उसे हम कहेंगे टैक्स रिफंडेबल, उसे हम क्या नाम देंगे, टैक्स रिफंडेबल। ठीक है, अच्छा ना, अब हम आगे चलते हैं।
अच्छा ना, तो अब हम इसमें एक और क्वेश्चन है, ये आपके साथ शेयर नहीं कर रहे। हमने शेयर्स का रिबेट वर्कआउट कर लिया था, उसके बाद फिर हमें अब करना है हेल्थ इंश्योरेंस। ठीक है, अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस में आपके साथ जरा शेयर कर देखिए। एडवांस टैक्स रिपीट कर देखिए। ओके, होता क्या है कि हम बहुत सारे केसेस में एडवांस टैक्स पे कर होते हैं। अगर आप में जॉब कर रहे हैं तो हर महीने आपका एम्प्लॉयर टैक्स काटेगा, एफबीआर को जमा करा देगा, वो आपका एडवांस टैक्स है। प्लस आपने मोबाइल फोन में कार्ड चार्ज किया, आप एडवांस टैक्स पे कर होते हैं। अच्छा, घर का टेलीफोन बिल है, उस पर एडवांस टैक्स होता है। आपने गाड़ी परचेज की, उस पर एडवांस टैक्स पे किया। खुदा ना खास्ता आपकी शादी हो रही है तो शादी पर भी एडवांस टैक्स होता है। ठीक है, तो वो सारे एडवांस टैक्स आप यहाँ से माइनस कर सकते हैं अपनी टैक्स लायबिलिटी में से। अच्छा, एडवांस टैक्स कम है, लायबिलिटी ज्यादा है, इसका क्या बैलेंस आपको पे करना है, जिसे हम क्या कहते हैं टैक्स पेएबल विद रिटर्न ऑफ इनकम। ठीक है, अच्छा उसका फिर अगर एडवांस टैक्स आपने ज्यादा पे कर दिया है तो अब जो बैलेंस है वो क्या होगा, रिफंडेबल होगा। अच्छा ना, अब एक और क्वेश्चन के सर कोई सीक्वेंस फॉलो करते हैं कि फर्स्ट क्या माइनस करेंगे और नेक्स्ट क्या होगा। ओके, देखिए बात ये है कि सीक्वेंस आपको क्या फॉलो करनी है, तो उसके लिए काम करें चैप्टर नंबर 2 जो चार्ट है उसके बाद देखेंगे। तो रिबेट की जो सीक्वेंस हमने आपको लिख के दी है वो इनफैक्ट हमने अपने तौर पर नहीं लिखी है, एफबीआर का एक ब्रोशर है उसमें वो सीक्वेंस है। तो जिस सीक्वेंस से हमने आपको ये लिख के दिया और जिस सीक्वेंस में हम पढ़ रहे हैं एग्जैक्टली उसी सीक्वेंस को फॉलो करना है। ठीक है, अच्छा ना, अब उसके बाद हेल्थ इंश्योरेंस देखिए, एक तो होता है लाइफ इंश्योरेंस जिसमें मरना जरूरी है, एक होता है हेल्थ इंश्योरेंस जिसमें हाथ पांव टूटना जरूरी है या कोई वायरस आ गया। ओके, तो हेल्थ इंश्योरेंस क्या होता है कि किसी ने हेल्थ इंश्योरेंस करा लिया, अब उसके मेडिकल बिल कौन रिइंबर्स करेगा। ठीक है ना, वो इंश्योरेंस कंपनी रिइंबर्स करके देगी, तो वो तो अलग चीज होगा ना। लेकिन अब क्या होगा कि एक बेनिफिट आपको दिया गया कि अगर कोई अपना हेल्थ इंश्योरेंस करा ले तो हेल्थ इंश्योरेंस कराने पर जो प्रीमियम पे किया है उस पर रिबेट है। पढ़ लेते हैं, ये कोई ज्यादा लंबा चौड़ा कंसेप्ट नहीं। देखिए, अ रेजिडेंट पर्सन अदर देन अ कंपनी, तो यहाँ पर वो बात आती है कि अगर कोई नॉन रेजिडेंट पर्सन है, ठीक है ना, आप दुबई में बैठे हैं, पाकिस्तान में आपकी इनकम आ रही है, दुबई से भी इनकम आ रही है, क्या आप किसी पाकिस्तानी कंपनी से हेल्थ इंश्योरेंस करा सकते हैं? यस, क्योंकि आप फ्रीक्वेंटली आते भी रहते हैं यहाँ पर, तो आपने कहा हेल्थ इंश्योरेंस करा लें। तो अब चूंकि आप नॉन रेजिडेंट हैं इसलिए आपको ये रिबेट नहीं मिलेगा। ये रिबेट किसको मिलेगा? रेजिडेंट पर्सन को, अदर देन कंपनी। अब आप सुने, कंपनी हेल्थ इंश्योरेंस कैसे कराएगी? कंपनी की हेल्थ खराब हो सकती है क्या? अच्छा, कैसे होता है सुनाए। कंपनी अपने एम्प्लॉयज के को मेडिकल फैसिलिटी भी दे सकती है और ये भी एक बेनिफिट के तौर पर दे सकते हैं कि आप, अगर मैं कंपनी हूँ, आप मेरे एम्प्लॉयज हैं, तो हम आपसे कहते हैं काम करें कि आपके बिल हम रिइंबर्स कर देंगे। ठीक है ना, ओके, और अब हम ये भी करा सकते हैं कंपनी के बजाय इसके कि हम आपके बिल रिइंबर्स करें, हम पूरे एम्प्लॉयज का ग्रुप मेडिकल इंश्योरेंस करवा लेते हैं। किसी इंश्योरेंस कंपनी से क्या किया हमने, हम खुद कंपनी लिमिटेड है तो हमारी अपनी सेहत तो खराब नहीं हो सकती, लेकिन हमारे जो एम्प्लॉयज हैं उनके बजाय से कि हम डायरेक्टली उनके मेडिकल बिल पे करवाएं, हमने क्या काम करते हैं किसी कंपनी से ग्रुप मेडिकल इंश्योरेंस करवा लिया। और अब ऐसे में जब एम्प्लॉयज बीमार होंगे तो उनका मेडिकल बिल कौन पे करेगा? ए लिमिटेड नहीं पे करेगी, अब इंश्योरेंस कंपनी पेमेंट करेगी। तो अब ऐसे में कंपनी ने भी तो हेल्थ इंश्योरेंस पे किया ना, लेकिन कंपनी को रिबेट नहीं मिलेगा। चलिए पढ़ते हैं। A resident person other than a company shall be entitled to a tax credit in respect of any health insurance premium paid to any insurance company registered under the insurance laws। तो वो तो होती रजिस्टर्ड है, हाँ वही कंडीशन है, प्रोवाइडेड द रेजिडेंट पर्सन इज ड्राइविंग सैलरी इनकम और इनकम फ्रॉम बिजनेस। तो जो लाइफ इंश्योरेंस के लिए कंडीशन थी वही कंडीशन यहाँ पर भी है कि या तो सैलरी इनकम हो, साथ में कोई और इनकम हो सकती है। सैलरी केस होना जरूरी नहीं है। सैलरी इनकम है 1 मिलियन, दूसरी इनकम है 1.2 मिलियन, नॉन सैलरी केस हो गया।
लेकिन आप पूरी इंश्योरेंस प्रीमियम पर रिबेट वर्कआउट करेंगे, उसमें कोई मसला नहीं, ठीक है। अच्छा, इसी की से अब इसमें सिर्फ क्या है, एवरेज रेट। अच्छा, अब यहाँ सिर्फ इतनी सी बात है कि यहाँ एवरेज रेट ए डिवाइड बाय बी इंटू सी। ए क्या होगा, टैक्स लायबिलिटी, बी है टैक्स इनकम, और सी क्या है, इंश्योरेंस प्रीमियम। ओके, लेकिन यहाँ जो ए है टैक्स लायबिलिटी, ये वो डोनेशन वाली नहीं होगी। इस रिबेट को कैलकुलेट करने से पहले वाली टैक्स लायबिलिटी, ठीक है ना। चलें एक काम करते हैं, इसको समझाने के लिए अगर मैं आपको जरा पिछली कुछ क्लास के सीक्वेंस ही उसमें ले जाऊं मैं समझाने के लिए, ठीक है। देखिए, ओके, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट देना। यस, इससे पहले जो था ना, देखिए यहाँ पर ये आपने कॉपी किया हुआ ना, तो यहाँ हमने क्या किया, सबसे पहले डोनेशन का रिबेट में हमने वर्कआउट किया, ये फिगर आ गई, टैक्स लायबिलिटी कितनी, 883,750। अच्छा, शेयर्स के लिए भी ए क्या आया, 883,750। फॉर एग्जाम्पल अगर इसी क्वेश्चन में हेल्थ इंश्योरेंस भी होता, तो हेल्थ इंश्योरेंस के लिए हम ए क्या लेते, 809,485। अगर इसी क्वेश्चन में हेल्थ इंश्योरेंस भी होता तो हम क्या लेते, 809,485 डिवाइड बाय टैक्स इनकम इनटू फिर इंश्योरेंस प्रीमियम। अच्छा, और उसके बाद फिर एपीएफ आता, तो फिर हम लेते 883,750, इसलिए कि हमने आपको बताया था कि तीन चीजों के लिए फॉर्मूला सेम होगा। वो तीन चीजें कौन सी हैं, वो हैं डी मा, पैरा डी है ना, उसमें 1, 2 एंड 4, 1, 2 एंड 4 के लिए फॉर्मूला सेम है, लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस जो बीच में आ रहा है उसके लिए फॉर्मूला सेम नहीं है। इट मीन्स कि डोनेशन के लिए जो हमने ए लिया है वही हम लेंगे शेयर्स के लिए, वही हम लेंगे अप्रूव्ड पेंशन फंड के लिए जो अभी हम डिस्कस करते हैं। लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस की बात आएगी तो फिर ए क्या होगा, शेयर्स का रिबेट माइनस करने से पहले हेल्थ इंश्योरेंस का रिबेट कैलकुलेट करने, बल्कि सॉरी, शेयर्स का रिबेट माइनस करने के बाद और हेल्थ इंश्योरेंस का रिबेट कैलकुलेट करने से पहले। ओके, अच्छा ना, अब उसके बाद हम वापस आते हैं हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर। देखो, अब हेल्थ इंश्योरेंस में जो सी हमारा है ना इंश्योरेंस प्रीमियम, उस पर लिमिट्स हैं। अच्छा, लिमिट्स क्या हैं, एक्चुअल प्रीमियम, या फिर 1,50,000, या फिर 5% ऑफ टैक्सेबल इनकम, विच एवर इज लोअर। अच्छा, यही लिमिट लाइफ इंश्योरेंस में क्या थी, एक्चुअल प्रीमियम, या फिर 2 मिलियन, या फिर 20% टैक्स इनकम। तो यहाँ पर आपको रिबेट थोड़ा सा कम दिया है। ओके, अच्छा ना, उसके बाद अब हम आते हैं अप्रूव्ड पेंशन फंड। अच्छा, यहाँ मैं जरा इसकी हेडिंग को आपके साथ शेयर करूंगा। देखिए, पेंशन का वर्ड सुनते ही जहन में क्या आता है कि साहब कोई शख्स एम्प्लॉयमेंट से रिटायर हो रहा है और उसको पेंशन मिल रही है। जो आपके जहन में आए बिल्कुल सही है, लेकिन ये पेंशन अलग है, एम्प्लॉयमेंट वाली पेंशन अलग है, ठीक है ना। अच्छा, ये पेंशन कौन सी है, बेसिकली ये नाम पेंशन इस्तेमाल कर रहे हैं, असल में ये ट्रेडिशनल पेंशन नहीं है। होता यह है कि ये भी इंश्योरेंस पॉलिसी ही है। होता यह है कि साहब तीन तरह के इंश्योरेंस होते हैं। एक होता है लाइफ इंश्योरेंस जिसमें मरना जरूरी है, एक होता है हेल्थ इंश्योरेंस जिसमें हाथ पांव टूटना जरूरी है। अच्छा, तीसरा होता है ओल्ड एज इंश्योरेंस, तो ये वो चीज है, ठीक है। तो होगा क्या कि अगर मिस्टर ए ने इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली अप्रूव्ड पेंशन फंड के नाम से, तो अभी तो वो प्रीमियम पे करते रहेंगे, और जब वो 60 ईयर्स को टच करेंगे तो फिर ये पॉलिसी मेच्योर हो जाएगी और फिर इंश्योरेंस कंपनी उसको उनको पेमेंट करेगी, ठीक है। अच्छा, इंश्योरेंस कंपनी ये पेमेंट करेगी तो वो बाद में देखते हैं कि वो कैसे टैक्सेबल होगा। लेकिन अभी तो हम देख रहे हैं कि ये जो मिस्टर ए इंश्योरेंस प्रीमियम पे करेंगे
उस पर उन्हें मिलेगा रिबेट। ठीक है, अच्छा रिबेट कैसे मिलेगा पढ़ते हैं जरा। एन एलिजिबल पर्सन, ठीक है। अच्छा आप जरा गौर से देखिएगा, एलिजिबल पर्सन किसे कहते हैं, ये अलग पड़ेगा। एन इंडिविजुअल पाकिस्तानी हु होल्ड्स अ वैलिड नेशनल टैक्स नंबर या फिर कंप्यूटर CNH नंबर। तो सुनो, लाइफ इंश्योरेंस के लिए रेजिडेंट का वर्ड था, पाकिस्तानी का वर्ड नहीं था। हेल्थ इंश्योरेंस के लिए रेजिडेंट का वर्ड था, पाकिस्तानी का वर्ड नहीं था। यहाँ पर एलिजिबल पर्सन कौन है, पाकिस्तानी। इसलिए कि अगर आप पाकिस्तानी हैं तो भले आप नॉन रेजिडेंट हो, आप रिबेट वर्कआउट कर सकते हैं ये वाला। लेकिन अगर कोई फॉरेनर पाकिस्तान आ जाता है और वो रेजिडेंट हो भी जाए तो पाकिस्तानी तो नहीं है वो। अगर कोई चाइनीज यहाँ आता है और यहाँ इतना अरसे रहे कि वो भी हो गए 183 डेज उसके, तो क्या हो जाएगा, रेजिडेंट। लेकिन वो पाकिस्तानी तो नहीं होगा ना। हाँ अगर वो ये चाहे, इतना ग्रेट कंट्री है, हम इसके नेशनलिटी अप्लाई कर देते हैं तो एक अलग बात है। ओके, अच्छा ना, अब हम देखते हैं इसको, मजीद पढ़ते हैं। एन एलिजिबल पर्सन ड्राइविंग सैलरी इनकम और बिजनेस इनकम, वही कंडीशन है कि सैलरी इनकम होनी चाहिए, साथ में कोई और इनकम हो सकती है, या बिजनेस इनकम होनी चाहिए, साथ में कोई और कंडीशन हो सकती, कोई और इनकम हो सकती है। अच्छा, इज एंटाइटल्ड टू अ टैक्स क्रेडिट ऑन कंट्रीब्यूशन ऑफ प्रीमियम पेड टू APF अंडर वॉलंटरी पेंशन स्कीम रूल्स। तो बाकायदा इसके लिए कुछ वॉलंटरी पेंशन स्कीम रूल्स बनाए गए जो कि असल में हमारे कॉर्पोरेट लॉस का पार्ट है। ठीक है, अच्छा ना, तो इसमें कोई लंबी चौड़ी कंडीशन नहीं है। अच्छा, लेकिन अब हम देखते हैं कि ये हाउ मेनी डेज रिक्वायर्ड फॉर रेजिडेंट, वो जो हमारे चैप्टर 1 में डिस्कस किया था 183 डेज, या 120 से लेकर 182 डेज तक हूँ, और साथ में 365 डेज इन लास्ट 4 years। ओके, देखिए अब यहाँ पे लिमिट क्या है, आसान है। एक्चुअल प्रीमियम 20% टैक्स इनकम, बस। यहाँ अमाउंट वाइज कोई लिमिट नहीं है। अच्छा, आप गौर करें, मैंने आपको बताया था कि साहब पेंशन, तो ये एम्प्लॉयमेंट से रिटायरमेंट के बाद वाली पेंशन नहीं है। इसलिए कि वो जो पेंशन मिलती है, क्या उसके लिए कोई एम्प्लॉय पहले से प्रीमियम पे करा होता है, नहीं। तो बेसिकली एक तरह की इंश्योरेंस पॉलिसी है जिसमें आप प्रीमियम पे कर रहे होते हैं। ओके, अच्छा फिर एलिजिबल पर्सन की डेफिनेशन ये है। अच्छा ये पढ़ें, आसान है, देखिए होता यह है कि वो जो वॉलंटरी पेंशन स्कीम रूल है ना, उनमें एक से ज्यादा ऑप्शन, एक से ज्यादा स्कीम्स होती हैं, और वो ये कह सकते हैं कि एक पॉलिसी मैच्योर हो गई तो बजाय से कि पैसा विड्रॉ करें, आप किसी और स्कीम में पैसा लगा दें। तो अगर एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हो रहा है उसी वॉलंटरी पेंशन स्कीम रूल्स के तहत, तो फिर आपको दोबारा से रिबेट नहीं मिलेगा। इसका मतलब हुआ कि जो आपकी जेब से पैसा निकल के जाएगा इंश्योरेंस कंपनी के पास, उस पर रिबेट है। इंश्योरेंस कंपनी आपकी एक पॉलिसी मैच्योर करके पैसा दूसरी पॉलिसी में ट्रांसफर कर दे तो उस पर रिबेट नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, अच्छा उसका फिर ये हमारा खत्म हो गया। अच्छा देखिए, आप पैरा 3.8 इसका जरा बैकग्राउंड सुनिएगा। देखिए बात ये है कि आपके, मैं अगर केस डिस्कस कर लूँ, केस ये है कि मिस्टर ए, अच्छा उन्होंने टीचर अलाउंस भी वर्कआउट किया, बहबूद वाला रिबेट वर्कआउट किया, फॉरेन टैक्स क्रेडिट वर्कआउट किया, डोनेशन भी अच्छा सा पे किया, शेयर भी परचेज किए, हेल्थ इंश्योरेंस भी कराया, अप्रूव्ड पेंशन फंड वाला स्कीम भी ली। तो बेसिकली उनका इस दुनिया में आने का मकसद क्या है, रिबेट्स वर्कआउट करना। उनके जिंदगी का मकसद क्या हुआ, रिबेट्स वर्कआउट करना। तो जहां इतने सारे रिबेट्स का वर्कआउट करें तो वहां ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, बहुत रेयर, कि रिबेट वर्कआउट करते 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 आपकी टैक्स लायबिलिटी हो जाए नेगेटिव, रिबेट्स की फिगर ज्यादा हो जाए टैक्स लायबिलिटी से। तो होता यह है कि जब भी टैक्स लायबिलिटी नेगेटिव होती है ना, इसका मतलब क्या होता है कि FBR से रिफंडेबल, क्या आप FBR से रिफंड क्लेम कर रहे हैं, तो FBR ने आपको लिख के दे दिया कि ज्यादा फैलने की जरूरत नहीं है। पढ़ें इसको आप जरा। अच्छा, लॉसेस वाले चैप्टर हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो बात क्या बनी
कि अगर कभी ऐसी रेयर सिचुएशन आ जाए कि टैक्स लायबिलिटी वर्कआउट करते करते नेगेटिव फिगर आ जाएगी, तो आप उसको कर देंगे 0, और जब टैक्स लायबिलिटी 0 हो जाएगी तो जो आपने एडवांस टैक्स पे किया होगा ना, वो आपको रिफंड मिल जाएगा। अच्छा, अब किसी ने क्वेश्चन किया एचबीएल गवर्नमेंट सिक्योरिटी फंड क्या है, पेंशन अकाउंट। तो बालिक साहब, इसके बारे में आपको नेट पे जाके पता करना पड़ेगा। बहुत सारे सिक्योरिटी फंड होते हैं, तो उनमें जरूरी नहीं कि हर कोई पेंशन अकाउंट हो। अगर वो वॉलंटरी पेंशन स्कीम रूल्स के तहत है, ठीक है, तब तो फिर वो इस फंड में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। ठीक है, अच्छा ना, उसके बाद अब ये एक पैराग्राफ है। अच्छा, ये मैं अभी आपके साथ शेयर नहीं कर रहा हूं, ठीक है ना, ये हम चैप्टर नंबर 6 में जाकर के शेयर करेंगे, अभी नहीं। ठीक है, अच्छा ना, उसके बाद अब आइए पैरा 4, अच्छे से पढ़ लें आप जरा। आप पढ़ लें, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ उसको। ठीक है, ये देखिए, अब केस ये है कि जो हमारे पास 5 हेड्स ऑफ इनकम है ना, उनमें से जितने हेड्स अप्लीकेबल हैं, जब हम उसका टोटल करेंगे उससे हम कहेंगे टोटल इनकम। अच्छा, अब हर हेड के अपने स्पेसिफिक डिडक्शंस होते हैं। जैसे अगर आप कैपिटल गेन वर्कआउट करें तो कॉस्ट ऑफ शेयर वहीं से माइनस करेंगे, बिजनेस इनकम वर्कआउट करें तो बिजनेस एक्सपेंस वहीं से माइनस करेंगे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, कुछ ऐसे जो लिस्टिंग है ना, ये इसका ताल्लुक किसी पर्टिकुलर हेड ऑफ इनकम के साथ नहीं है। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, टोटल इनकम में से माइनस करते हैं। जैसे अच्छा, इसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। ये हम डिस्कस कर चुके हैं डोनेशन, कि अगर आपके पास सेकंड शेड्यूल का डोनेशन है तो उस पर आप रिबेट वर्कआउट नहीं करते, बल्कि आप उसे डायरेक्टली इनकम में से माइनस करते हैं। अच्छा, एक बात बेटा सुन लीजिएगा, मैं उसको जरा ग्रुप पर भी, व्हाट्सएप ग्रुप पर भी जरा मैसेज डाल दूंगा कि अटेंडेंस थोड़ी सी कम होती जा रही है। अच्छा, जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो कम है, तकरीबन 60 के करीब होते हैं, आज 45 हैं, कल हो सकता है कि 40 हो जाए, 35 हो जाएं। अच्छा, उसका रीजन शायद ये है कि हमने चैप्टर नंबर 2 पहले से अपलोड कर दिया गूगल ड्राइव पर। तो कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने वो देख लिया, उन्हें कहा समझ में आ गया, तो अब हमें क्लास लेने की क्या जरूरत है। तो एक चीज सुन लीजिएगा, ICMA का अपना रूल है कि इतने परसेंट अटेंडेंस हो तो वो आपको क्लास में बैठने देंगे, वरना बैठने नहीं देंगे। तो उसको शायद वो ज्यादा फॉलो नहीं कर रहे थे। लेकिन क्योंकि आजकल क्लास हो रही है जूम के ऊपर, तो जूम पर आपकी अटेंडेंस रिकॉर्ड हो रही है, और ICMA वाले कभी भी ये कर सकते हैं, तो उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करें। जनाब, आपके अटेंडेंस शॉर्ट है, सॉरी, आप एग्जाम में नहीं बैठ सकते। और ये आपको पता चलेगा जब क्लास खत्म हो, एग्जाम से कुछ दिन पहले। ठीक है, तो कोशिश करें कि आप लोग ये जो जूम वाली क्लासेस हैं वो आप पूरी अटेंड करें। ठीक है ना, आप ऐड होकर के फिर सो जाएं, कौन मना कर आपको। ठीक है, वैसे भी जो पार्टिसिपेंट है वो और कर क्या रहे हैं वो। ठीक है, बहरहाल, लेकिन आप इसमें ऐड जरूर अपने आप को करेंगे। ठीक है, अच्छा ना, अब उसके बाद चलें, किसी ने शायद इसी पर कोई क्वेश्चन किया है, जस्ट अ मिनट। हाँ 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 हाँ, ठीक है, सही है। ठीक है, देखो, थोड़ा सा हंसी मजाक इसलिए कर लेता हूँ कि मुझे पता है कि आप लोग यही हंस सकते हैं, बाकी तो जिस तरह की जिंदगी आपकी गुजर रही है, अल्लाह माफ करे किसी दुश्मन को भी दिन ना दिखाए। चलें बहरहाल, अच्छा देखिए, अब है डोनेशन के बाद प्रॉफिट ऑन डेट। अच्छा, इसका एक पैराग्राफ आएगा, हम डिस्कस करेंगे।
एजुकेशन एक्सपेंस एक पैराग्राफ आकर डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा, ज़कात ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो आप ज़कात ऑर्डिनेंस के तहत पे करते हैं वो आप माइनस कर सकते हैं टोटल इनकम में से। अच्छा, WWF और WPPF ये हमारे पास चैप्टर नंबर 13 में आएगा, अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं। अच्छा भाई, पाकिस्तान बैतुल माल फंड। अच्छा, अब हुआ ये कि साहब 1991 में नवाज शरीफ साहब थे प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने बैतुल माल फंड बनाया और वो उसके बन गए चेयरमैन, यानी कि वो बन गए अमीरुल मोमिनीन। ओके। अच्छा, अब वहां पैसा आया और वहां एक्ट में लिखा हुआ ये है कि जो कंट्रीब्यूशन आप देंगे बैतुल माल फंड में उससे आप इनकम से माइनस कर सकते हैं, यानी उसका टैक्स बेनिफिट आपको मिलेगा। ओके। अच्छा, अब वो मुझे नहीं पता बैतुल माल फंड का पैसा कहाँ से आता है, कहाँ जाता है, कहाँ खर्च होता है, वो सारा अलग मसला है। अच्छा, फिर आप देखें फी टू प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन, सर्कुलर नंबर 16 ऑफ 1961। अच्छा, इसका जिक्र लॉ में नहीं है, लेकिन आप सुने गौर से। इस वक्त तो आप ICMA को दे रहे हैं क्या चीज, एग्जामिनेशन फीस, लेकिन जब इंशाल्लाह आप लोग क्वालिफाई कर लेंगे, ठीक है, तो उसके बाद फिर उसके बाद भी आप एनुअल सब्सक्रिप्शन पेमेंट करते रहेंगे, मेंबरशिप फीस जिसे हम कहते हैं। ओके, तो वो जो मेंबरशिप फीस आप पेमेंट करेंगे वो आप अपनी इनकम से माइनस कर सकते हैं, डिपेंड करता है। सुनाए, अगर आपने अपनी कोई फर्म खोल ली, CMA फर्म होती है ना, वो खोल ली, तब तो वो वैसे भी आपका बिजनेस एक्सपेंस होगा ना। लेकिन अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं, अपना और कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो आप उस फिगर को जो आप ICMA को पे करेंगे वो आप अपनी इनकम से माइनस कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब प्रैक्टिकल लाइफ में अगर किसी को ये सर्कुलर, अच्छा ये सर्कुलर आई कैप, इतने पुराने सर्कुलर इवन FBR की वेबसाइट पर भी अवेलेबल नहीं होते हैं, मेरे पास है, ठीक है। अच्छा, इसमें चले मैं आपको एक और जरा इंटरेस्टिंग केस बताऊं। वो पेपर ICMA के पुराने जो ICMA की वेबसाइट पे नहीं है, उनकी शायद लाइब्रेरी में नहीं होंगे, ठीक है, वो मेरे पास है। टैक्सेशन की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। मेरे पास 1985 के पेपर्स मौजूद हैं। इसलिए कि हुआ ये था कि मैंने CA फर्म ज्वाइन की थी 1982 में, क्वालिफाई किया था 1989 में, और उसके बाद मैंने ICMA में पढ़ाया है और ICMA के पेपर्स भी सॉल्व किए। ओके। अच्छा ना, अब उसके बाद तो ओके, तो हम बात ही कर रहे थे कि अगर प्रैक्टिकल लाइफ में किसी को सर्कुलर की जरूरत पड़े तो वो हमें ईमेल कर सकता है और ईमेल के जरिए हम इसकी कॉपी आपको दे सकते हैं, ठीक है। अच्छा ना, अब हम डिस्कस कर लेते हैं अच्छा देखिए, ये पर का फंसाना है, जो डिडक्शन है इनमें भी ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इनकम से ज्यादा डिडक्शन हो। जैसे हमने आपको एक तो बताया था कि अगर किसी को इनहेरिटेंस से अच्छी खासी बड़ी अमाउंट मिल जाए तो हो सकता है उसने कहा चलें ज़कात देते हैं, ठीक है। तो अगर ज़कात की फिगर है 12 लाख रुपए, आपकी इनकम है 10 लाख रुपए, तो 2 लाख रुपए आप कैरी फॉरवर्ड नहीं करेंगे, ना उसका रिफंड लेंगे, वो जीरो हो जाएगा, ठीक है। अच्छा सर, अगर किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट को मेंबरशिप दी हो तो वो टैक्स में माइनस हो सकता है, नहीं, इसलिए कि ये है प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन। प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन मतलब क्या होता है, जो जैसे आई कैप है, ACC है, अपना डॉक्टर्स हैं तो मेडिकल इंस्टीट्यूशन हो गया। ओके। अच्छा ना, अब उसके बाद ये है प्रॉफिट ऑन डेट फॉर हाउसिंग पर्पस। अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं कि घर बनाने के लिए हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन से लोन ले लेते हैं, HBFC से। खैर आजकल तो हर बैंक हाउसिंग स्कीम लेके बैठा हुआ है। एक जमाने में ये काम सिर्फ HBFC करती थी, तो चले हम एक काम करते हैं HBFC को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, होगा क्या, HBFC को जो आप इंटरेस्ट पे करेंगे, अच्छा ना, HBFC को जो आप इंटरेस्ट पे करेंगे वो इंटरेस्ट आप माइनस कर सकते हैं इनकम में से। अच्छा, अब इसमें एक पैराग्राफ आ रहा है, उसको समझाने के लिए मैं जरा आपके साथ कुछ टर्म्स डिस्कस करूंगा। वो टर्म्स यहाँ पर इस्तेमाल हो रही हैं, सुना गौर से। फर्स्ट करें, मैं HBFC हूँ और आपने हमसे लोन ले लिया, तो आम लोन को कहते हैं लोन। HBFC ने कहा साहब ये लोन नहीं है, लोन लेना तो और इंटरेस्ट वाला तो हराम है, तो हम जरा इस्लामिक तरीके से काम करना चाहते हैं। तो उन्होंने क्या किया, इसको लोन ना कहें, इसको कहें कैपिटल कंट्रीब्यूशन, वी आर पार्टनर्स, हम दोनों मिलकर घर बना रहे हैं और फिर रेंट आधा कर लेंगे, तो उसको लोन ना कहें, इसको क्या आप कहें, कैपिटल कंट्रीब्यूशन।
फिर जब आप लोन रीपे करते हैं उससे कहते हैं रीपेमेंट ऑफ लोन, इसको कहते हैं रिटर्न ऑफ कैपिटल। फिर जब आप एक्स्ट्रा अमाउंट पे करते हैं लोन के ऊपर उसे इंटरेस्ट कहते हैं, वो तो हराम होता है। तो उन्होंने कहा इसको आप क्या कहें, प्रॉफिट कह लें, मार्कअप कह लें, या आप इसको कहें शेयर ऑफ रेंट, ठीक है ना। अच्छा, इन माय ओपिनियन ये इस्लामिक कंसेप्ट नहीं है जहां तक मुझे पता है, इसलिए आप खैर पता कर लीजिएगा। इसलिए देखिए ना, ये तो इस्लामिक कंसेप्ट है कि हम दोनों मिलकर घर बनाएं, रेंट पे दें, रेंट आधा आधा कर लें। लेकिन होता क्या है, अगर वाकई में इस्लामिक कंसेप्ट है रेंट आधा आधा करना है, तो भी घर मुकम्मल होने के बाद रेंट आएगा ना। HBFC का रेंट फौरन ही स्टार्ट हो जाता है, घर बना नहीं हो फिर भी। प्लस अगर वाकई में पार्टनरशिप है तो भाई जलजला आया, घर गिर गया, अब किस बात का रेंट की शेयरिंग होगी, HBFC की शेयरिंग चलती रहती है। तो हुआ हमारे यहाँ क्या है बेसिकली कि नाम वाम चेंज करके उन्होंने काम चला लिया है, ठीक है। तो बहरहाल कभी आप अगर लाइफ में HBFC वाला लोन लेना चाहें तो पहले पता कर लीजिएगा कि वो सही है या नहीं है। चलिए मैं 2 मिनट लूंगा इस चीज के लिए, वैसे भी आपको रमजान का महीना है। देखिए होता ये है कि हमारी और आपकी जिंदगी में सबसे बड़ी नेमत है ईमान। मुसलमान होना बहुत बड़ी नेमत है, हम उसकी कदर नहीं करते हैं, ये अलग बात है, ठीक है। अच्छा, तो सबसे बड़ी नेमत क्या है, इस्लाम। और एक मुसलमान की जिंदगी में सबसे ज्यादा दुआ क्या होती है कि अल्लाह मरते वक्त ईमान नसीब फरमाना। इसलिए कि गुनाहगार तो हम लोग हैं, मरते वक्त कलमा नसीब हो गया, ईमान के साथ मरे तो बचत हो जाएगी, सही है ना। ओके, तो सबसे बड़ी नेमत ईमान, सबसे ज्यादा सबसे बड़ी दुआ मरते वक्त ईमान पे मौत हो, ठीक है ना। ये हम करते क्या है, लीज पे गाड़ी ले ली, फाइनेंस लीज में सूद होता है, हराम है वो, ठीक है ना। एक्सीडेंट में मारे जाएंगे तो सूद के साथ मारे जाएंगे। घर बनाया बैंक से लोन लेके बनाया, इंटरेस्ट के साथ, प्रॉफिट कह लें, मार्कअप कह लें, कुछ भी कह लें, घर में मरेंगे तो सूद के साथ मरेंगे। तो बात के साहब, हम जब दुआ मांगते हैं तो हमें खुद भी तो थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ना है ना, ठीक है ना। एक स्टेप आगे क्या बढ़ना है, हमारे पास सूद की जितनी एक्टिविटीज हैं सबको खत्म करना है, ठीक है ना। ये हदीस है कि सूद के काम में बरकत नहीं हो सकती, खत्म हो गई बात, ठीक है। चल आगे चलते हैं। अच्छा अब सुनाए, और एक और चीज, ये जो एक्स्ट्रा पेमेंट की जाती है इसको प्यार से मार्कअप कहते हैं। अच्छा, अब एक और चीज इस्तेमाल हो रही है, उसको गौर से सुनेगा। HBFC ने पता है क्या किया, उन्होंने ये कहा कि हम ये चाहते हैं, अच्छा, कि हम ये चाहते हैं कि हमारी पार्टनरशिप मजबूत हो। अच्छा, कैसे मजबूत हो, ठीक है। 2 तरीके हो सकते हैं, एक तो हो सकता है मेरा बेटा आपकी बेटी दोनों घर से भाग जाएं, ओके। अच्छा, एक तरीका जो उन्होंने इस्तेमाल किया वो क्या किया, गौर से सुने। उन्होंने कहा हमारा आपका 10 साल का एग्रीमेंट है, ठीक है। अच्छा, 10 साल का एग्रीमेंट है तो 10 साल में आप प्रिंसिपल अमाउंट वापस करोगे, बिल्कुल ठीक है। एक्स्ट्रा अमाउंट रेंट ऑफ शेयर के तौर पे माइनस करोगे, बिल्कुल ठीक है। और उसके बाद फिर आप एक काम करें कि 10 साल में घर की वैल्यू में जो एप्रिसिएशन होगी उसका भी शेयर पे करें ताकि पार्टनरशिप मजबूत हो। अच्छा, 10 साल के बाद घर की वैल्यू में कितना एप्रिसिएशन होगा किसको पता, उन्होंने कहा हम एस्टिमेट कर लेते हैं, उसकी आप फिक्र नहीं करें। आप जरा सुनिए, देखें, अब इसको पढ़ते हैं हम। एन इंडिविजुअल इज एंटाइटल्ड टू अ डिडक्टेबल अलाउंस। अच्छा, यहाँ इंडिविजुअल का वर्ड पता है क्यों इस्तेमाल किया गया है, ये हाउसिंग स्कीम है। अगर कोई कमर्शियल बिल्डिंग है तो इवन एक इंडिविजुअल भी ये बेनिफिट नहीं ले सकता। तो कंपनी तो घर के लोन नहीं लेती, ठीक है ना, कमर्शियल प्रॉपर्टी के लिए, इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी के लोन लेगी, ओके। तो देखिए इसको पढ़ते हैं हम जरा। एन इंडिविजुअल इज एंटाइटल्ड टू अ डिडक्टेबल अलाउंस ऑफ द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और मार्कअप पेड, उसको प्रॉफिट कह लें, मार्कअप कह लें, इंक्लूडिंग शेयर ऑफ रेंट कह लें, और आगे क्या लिखा है, एंड शेयर टुवर्ड्स एप्रिसिएशन इन वैल्यू ऑफ द हाउस, कि 10 साल में जो वैल्यू एप्रिशिएट होगी उसका भी शेयर पे करें, ठीक है। अच्छा, ऑन लोन फ्रॉम, अच्छा अब आप ये लोन किस किस से ले सकते हैं, शेड्यूल बैंक से ले सकते हैं, जितने बैंक हैं सारे शेड्यूल बैंक हैं। और नॉन बैंकिंग फाइनेंस जैसे HBFC वगैरह टाइप के इदारे हो गए, रेगुलेटेड बाय SEP, सबको ये रेगुलेट करती है, और बाय गवर्नमेंट इंक्लूडिंग लोकल गवर्नमेंट और स्टैट्यूटरी बॉडी और अ लिस्टेड कंपनी। मैं चाहूंगा आप लिस्टेड कंपनी को जरा हाईलाइट करें, इसलिए ये पता है क्यों है कि अगर आप किसी लिस्टेड कंपनी में आप एम्प्लॉई हैं
अगर आप किसी लिस्टेड कंपनी में आप एम्प्लॉय हैं तो लिस्टेड कंपनी भी अपने एम्प्लॉयज को हाउसिंग लोन दे सकती है, उस पर थोड़ा बहुत इंटरेस्ट चार्ज करिए, तो जो इंटरेस्ट इस सूरत में पे किया जाएगा वो भी आप ये बेनिफिट लेंगे कि आप उसे इनकम से माइनस करेंगे। इससे क्या पता चला कि अगर आपका एम्प्लॉयर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है या प्राइवेट कंपनी है तो फिर ये बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। अच्छा, एक रेलेवेंट क्वेश्चन ये किया गया कि सर रिबेट में और डिडक्टेबल अलाउंस में क्या फर्क होता है। अच्छा, रिबेट क्या है कि हम एक फॉर्मूला अप्लाई करके एक अमाउंट वर्कआउट करते हैं, उससे हम माइनस करते हैं टैक्स लायबिलिटी में से, और ये जो मार्कअप है ज़कात है, डोनेशन सेकंड शेड्यूल वाला है, वो हम डायरेक्टली इनकम से माइनस करते हैं। अच्छा, दोनों का इफेक्ट तकरीबन सेम है कि दोनों की वजह से टैक्स लायबिलिटी कम होगी ना, लेकिन जो हम डायरेक्टली इनकम से माइनस करते हैं उससे हमारी टैक्स ज्यादा कम होता है। रिबेट में तो एवरेज रेट होता है या टीचर वाला 25% है। ओके, अच्छा ना, इसके बाद आप लिस्टेड कंपनी के बाद क्या लिखा है, फॉर, आप आगे क्या है, आप किस लिए लोन ले रहे हैं, फॉर एक्विजिशन हाउस और कंस्ट्रक्शन ऑफ अ न्यू हाउस। तो यहाँ उन्होंने मेंशन कर दिया कि या तो घर परचेस, अच्छा घर में फिर जमीन भी शामिल है, अगर आप घर बनाने के लिए जमीन परचेस कर रहे हैं वो भी, तो हो सकता है कि आप जमीन के लिए लोन ले लें और घर अपने पैसों से बनाएं, तो वो जमीन के लिए घर लिया है वो भी इसी कैटेगरी में आ जाएगा। और कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू हाउस, तो जो चीज नहीं आएगी वो पता है क्या है, रेनोवेशन के लिए। चलिए मैं आपको एक रेनोवेशन एग्जाम्पल लेता हूँ, सुने। क्या आप रेनोवेशन का लोन ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका एक घर है, ओके, दादाजी के ज़माने का बना हुआ है, पुराना घर है। अच्छा, अब आप जब आपने इंशाल्लाह आईसी में क्वालिफाई किया, फिर कुछ पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस हुआ, फिर आप हो गए 42 ईयर्स के, अब आपकी शादी हो रही है, ओके। तो अब ऐसे में क्या किया कि आपने सबसे पहले जाके तो आपने कहा हम अपने आप को रेनोवेट करवाते हैं, तो आप गए फेशियल करवाया, वापस आके आपने घर वालों से पूछा मैं कैसे लग रहा हूँ, उन्होंने कहा यार किसी हकीम को दिखाओ कि तुम्हारे चेहरे पर सूजन कैसे आ गई, ठीक है। तो आपने कहा चलें मल्टी पाओ, अब आपने कहा चलें घर को रेनोवेट करवाते हैं। तो अगर आप घर को रेनोवेट करवाने के लिए लोन ले रहे हैं तो वो आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि ये बेनिफिट किसके लिए है, एक्विजिशन हाउस या फिर कंस्ट्रक्शन ऑफ अ न्यू हाउस। तो चलें काम करते हैं, इसके बाद हम यहाँ से आगे चलेंगे क्योंकि नमाज का टाइम भी हो रहा है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़। अच्छा, अब इस्लामिक बैंकिंग के बारे में किसी ने क्वेश्चन किया है, वो नेक्स्ट क्लास में अगर आप याद दिलाएं तो हम डिस्कस कर सकते हैं, अभी तो इतना टाइम नहीं है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।